जी डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया की इकोलॉजी को एंड बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को। बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप और बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी मीन्स बैक्टीरिया की जो वैरायटीज़ है, डाइवर्सिटी क्या है, वेरिएशंस क्या हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की इकोलॉजी और डाइवर्सिटी को देखेंगे तो इसके साथ साथ हम ज़मीन का जिक्र करेंगे, अर्थ का जिक्र करेंगे कि ये जो अर्थ है कब बनी थी। ये जो अर्थ है, अर्थ इज़ फॉर्म्ड अराउंड, याद कर लीजिएगा, 4.5 बिलियंस ईयर्स अगो। 4.5 बिलियंस ईयर्स अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो उस वक्त जो इन्वायरमेंट था वो सूटेबल नहीं था लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों सूटेबल नहीं था? क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई अर्थ की, ये जो अर्थ बनी उस वक्त कंडीशन क्या थी? कंडीशन इज़ नॉट गुड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कंडीशन ठीक नहीं थी। क्यों ठीक नहीं थी? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर वेरी हाई था। जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी, अर्थ की इवोल्यूशन हो रही थी 4.5 बिलियंस ईयर्स अगो, उस वक्त कंडीशन गुड नहीं थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, अच्छी नहीं थी। क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, टेम्परेचर हाई था, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से गैसेज रिलीज़ हो रही थी और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट अनअवेलेबल थी। उस वक्त ऑक्सीजन बिल्कुल कम थी, बिल्कुल अनअवेलेबल थी, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्ट करने का कोई चांस वहाँ पे नहीं बन रहा था। आगे अगर हम लाइफ की एविडेंस को देखें, अगर लाइफ को देखें कि लाइफ कब इवॉल्व हुई, अर्थ का तो हमें पता चल गया, अर्थ कब इवॉल्व हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अगर ज़िंदगी को हम देखेंगे, लाइफ ऑन अर्थ इज इवॉल्व्ड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियंस ईयर्स अगो ज़िंदगी वजूद में आई। उस सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस थी वो बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन थी। बैक्टीरिया की क्यों कॉलोनाइजेशन थी? क्यों बैक्टीरिया ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए? ये हमारा लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, थोड़ा बहुत अभी भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें फॉसिल्स को, फॉसिल्स आप समझते हैं एशियंस रिमेन्स को, जो कि ज़मीन के नीचे दब गए, पुराने वक्त में ज़िंदा थे, अभी उनके आसार हैं, उनको हम एशियंस, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड को देखेंगे, फॉसिल रिकॉर्ड हमें इंडिकेट करता है कि बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन डेवलप्ड एंड एक्वायर्ड डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ। जो मुख्तलिफ एरियाज थे अर्थ के, वहाँ पे हमें बैक्टीरिया के फॉसिल्स मिले। ठीक है, ये फॉसिल्स इंडिकेट करते हैं कि शुरू में जो लाइफ एग्जिस्ट थी वो बैक्टीरियल लाइफ थी। क्या थी? बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद लेटर ऑन ज़मीन कुछ अच्छी होती गई कि दूसरे जो जानदार हैं वो आके रहें। बैक्टीरिया ने आके इन्वायरमेंट दिया कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो आके सर्वाइव करें। उनने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में लिया, सनलाइट को ट्रैप किया और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में ऐड किया और अपना खाना बनाने लगे। ऐसे जानदार आए जिन्होंने क्या किया कि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको यूज़ किया, सनलाइट को ट्रैप किया और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में ऐड किया। ऑक्सीजन जब लिबरेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बने, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, उसके बाद बैक्टीरिया के बाद फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आके रहने लगे। तो लेटर उसके बाद, इसके बाद क्या हुआ? लेटर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हेल्प इस्टेब्लिश स्टेबल लाइफ, स्टेबल atmosphere and produce oxygen in such a quantity that the eventually life form could evolved। ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए
इन्होंने ऑक्सीजन को ऐड किया, जैसे कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट बने, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आए और दूसरे ऑर्गेनिज्म आके रहें, तो ऐसे ये इन्वायरमेंट को सेट करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, सून आफ्टर न्यू ऑक्सीजन ब्रीथिंग बैक्टीरिया, पहले तो बैक्टीरिया थे, जैसे साइनोबैक्टीरिया आए, उन्होंने ऑक्सीजन को ऐड किया एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया। जब ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ने लगा अर्थ पे, तो उसके बाद दूसरे जानदार आए जो न्यू ऑक्सीजन ब्रीथिंग लाइफ फॉर्म्स थे कम ऑन द एग्जिस्टेंस। उसके बाद दूसरे जो जानदार थे उनको चांस मिल गया कि वो आके ज़मीन पे रहें और ऑक्सीजन ब्रीथ करें, ऑक्सीजन टेक इन करें और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट करें। ऐसे चांसेस बनते गए और रिवोल्यूशन होती गई और ऐसे यूं डाइवर्सिटी बनती गई। डाइवर्सिटी अभी जो जितने भी अक़साम के जानदार हैं, यूं इनकी इवोल्यूशन होती गई और मुख्तलिफ अक़साम के 1 बाय 1 जो है जो स्पीशीज़ हैं वो आती गई और यूं जो है डाइवर्सिटी होती गई। एक थ्योरी का जिक्र है आपके इसी पेज में, पेज नंबर क्या है 121, 121 पेज पे एक थ्योरी का डिस्कस है, द थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस। द थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस, या इसको एंडो सिम्बायोटिक कहते हैं। कॉन्स्टेंटिन मेयरोस्की ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है, दिस थ्योरी स्टेटेड दैट द सम ऑर्गेनल्स इन टुडे यूकैरियोटिक सेल, आजकल कुछ ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल में ऐसे हैं, दे वर वंस प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, जो कि पहले ज़माने में या शुरू में इनिशियल टाइम में ये प्रोकैरियोटिक सेल थे। ये क्या थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे। दिस इज़ द सिम्बायोसिस थ्योरी। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, पहले ये इसको माना ये जाता था कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मगर उसके बाद क्या हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसने इन्गोल्व कर लिया, यूकैरियोटिक सेल ने इनको खा लिया, ईट किया, इन्गोल्व किया। जब यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये आ गए तो उसके बाद इसकी अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई और ये पार्ट हो गए या सब सेल्यूलर कंपोनेंट हो गए या ऑर्गेनल हो गए यूकैरियोटिक के। तो अभी जो यूकैरियोटिक के ऑर्गेनल हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले कॉन्स्टेंटिन कहते हैं कि पहले ये क्या थे, ये प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स थे। क्या थे, मगर इसकी थ्योरी के मुताबिक यूकैरियोटिक सेल ने इनको इन्वॉल्व किया और ये यूकैरियोटिक में रह गए। इसकी एविडेंस भी मिलती है। अगर आके देखेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव सिमिलरिटीज विथ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ इसकी सिमिलरिटी है। कैसे कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को, इसका अगर डीएनए देखेंगे, राइबोसोम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए है, एक सर्कुलर डीएनए। यही सर्कुलर डीएनए आपको बैक्टीरिया में नजर आएगा। यही सर्कुलर डीएनए आपको कहां पे नजर आएगा, बैक्टीरिया में भी नजर आएगा। ये जो डीएनए है, ये डीएनए अपने प्रोटीन को, अपने एंजाइम को, अपने डीएनए की रिप्लिकेशन खुद करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि उसका अपना डीएनए है। ऐसे ही बैक्टीरिया जैसे एंजाइम बनाता है, बैक्टीरिया जैसे प्रोटीन बनाता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेम वे में प्रोटीन और एंजाइम बनाते हैं। ये एक सिमिलरिटी है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की बैक्टीरिया के साथ। दूसरा नंबर 2 पॉइंट, राइबोसोम अगर देखेंगे तो हम कहते हैं कि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में मौजूद है, मगर हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम है। कौन से, 70S, स्वीडबर्ग यूनिट एस फॉर। तो ये जो 70S राइबोसोम है, ये 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी हैं। तो 70S राइबोसोम किसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर भी 70S राइबोसोम है। तो ये सिमिलरिटी है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बैक्टीरिया के साथ। बेटा येलो बॉर्डर में अगर 121 पेज पे आप देखेंगे तो एक चीज़ लिखी हुई है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए,
जिसको हम mtDNA कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल का DNA, ये पास डाउन होता है डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। फादर से नहीं होता, मदर साइड से जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है, या जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मदर साइड से ट्रांसफ़र होती है, फादर से नहीं होता। ये याद रखिएगा बात, क्योंकि अगर हम स्पर्म को देखेंगे, तो ये स्पर्म का टेल है, ये नेक है, ये जो है हेड है, ये क्या है, हेड है, ये क्या है, नेक है, और ये टेल है। ठीक है, जब एक के साथ इसकी फ्यूजन होती है तो जस्ट ये वाला हेड वाला हिस्सा इसके साथ फ्यूज़ होता है, और जो नेक है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पीछे रह जाता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, या माइटोकॉन्ड्रियल DNA पास डाउन फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड, नॉट फ्रॉम फादर। फादर से नहीं होता, मदर साइड से होता है। ये बात याद रखिएगा एंटीडेस के हवाले से भी। थैंक यू सो मच।